कि हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज़ को देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि ये प्रयास है आप सबकी कॉर्पोरेट प्लस जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की नॉलेज को अपडेट करने का। आज हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल जेंसॉल इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, ब्लैकस्टोन ने एक नई इन्वेस्टमेंट इंडिया की है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, और हमारे पास फिर भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलिए जी, तो अच्छी न्यूज़ ही हैं सारी आज, और देखना शुरू करते हैं। चलिए कॉर्पोरेट न्यूज़ आज की शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं कॉर्पोरेट न्यूज़ को शुरू करूं, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जो कि ये जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से किसी मल्टी बैगर शेयर्स को ढूंढा जाता है। तो हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि मल्टी बैगर वर्कशॉप के नाम से, कि जिसमें आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी कि किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक के पीछे की कहानी क्या होती है, मतलब कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है मल्टी बैगर स्टॉक के लिए। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये 1 जुलाई से लॉन्च हो जाएगा, और इसमें महीने में एक या मैक्सिमम 2 शेयर, मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 शेयर्स आपको दिखाए जाएंगे कि इन शेयर्स के पीछे क्या रीजन है इनके मल्टी बैगर हो सकने का फ्यूचर में। चलिए, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप इस कोर्स को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई ऑप्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ। अगली न्यूज आती है जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर। भाई आपने सुना होगा, कंपनी काफी सुर्खियों में रही, अच्छी खासी कंपनी हुआ करती थी, परंतु प्रमोटर्स ने डिसाइड किया कि उन्होंने लोगों को लूटना है तो लूट डाला। अब ऐसी कंपनियों का क्या होता है जो कि इन कंपनीज को एप्लीकेशन फाइल की जाती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, जहां पर अब कंपनी 180 दिन का वक्त मिलेगा कि क्या कोई बिडर है कंपनी को जो बिड करके टेक ओवर करके ले जाए। मुझे चांसेस लगते हैं कि कंपनी को कोई टेक ओवर कर लेगा। फिलहाल 180 दिन के अंदर अगर कोई बिडर नहीं आता तो फिर कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया जाता है, बट देयर आर हाई चांसेस कि इस कंपनी को कोई बिडर मिल जाएगा। फिलहाल एनसीएलटी ने, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इस कंपनी को एडमिट कर लिया है। एडमिट कर लिए का मतलब है कि अब 180 दिन का पीरियड शुरू हो चुका है, जहां पर कोशिश की जाएगी किसी बिडर को इन्वाइट करने की। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की सारी आइटम्स को दिखाया जाएगा कि देखो जी ये कंपनी है, और अगर आप इसे टेक ओवर करना चाहते हैं तो आ जाइए, जिससे इंटरेस्टेड बिडर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज के ऊपर। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं हरदीप पुरी जी, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त न्यूज दी है। वो ये कि इंडिया ऑन द ब्रिंक ऑफ गुयाना साइज्ड ऑयल डिस्कवरी इन द अंडमान सी। गयाना, ये क्या है? ये कंपनी एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, और जहां पर एक बहुत गरीबी पाई जाती थी, अचानक उसकी जमीन में से ऑयल निकलना शुरू हो गया, और आज ये लैटिन अमेरिका के अंदर 5वीं सबसे बड़ी ऑयल डिस्कवरिंग कंट्री है आज की डेट में। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ही ये ब्राजील को क्रॉस करके यूएसए के बाद सबसे बड़ी कंट्री बनने वाली है। अब भारत में, क्योंकि हम लोगों ने ना ऑयल वगैरह की तरफ कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मिनरल्स की तरफ कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रेयर मिनरल जिनको लेकर चाइना जो है हमें हूल दे रहा है आजकल, परंतु चाइना ने अपने पूरे देश की सारी जमीन खोद डाली है एक तरीके से। तो अब हुआ क्या, चाइना के पास रेयर मिनरल भी हैं और ऑयल की एक्सट्रैक्शन के अंदर भी वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है, बट भारत इन दोनों में कहीं भी नहीं आता है। पर रिसेंटली भारत सरकार के रिसेंटली किए गए कुछ एफर्ट्स में, क्योंकि हमने कभी कुछ किया ही नहीं था इस तरफ, बट भारत सरकार पिछले 5-7 साल से खासकर काफी ध्यान दे रही है। तो अब हुआ क्या है कि अंडमान जो पूरा अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, वहां पर एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी हुई है, और हरदीप पुरी जी का कहना है कि ऑयल डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि जितना गुयाना का आज की डेट में आउटपुट है, और वो आउटपुट है लगभग 6.5 लाख बैरल पर डे। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि शायद भारत को फिर इंपोर्ट करना ही ना पड़े। अब आप कहोगे सर कब होगा, अभी तो डिस्कवरी हुई है। मैं भी ये न्यूज आपको देता ही ना अगर इससे अगली बात आपको ना पता लगती। वो क्या, आपके जानने लायक ना होती। वो क्या,
वो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ऑलरेडी ऑयल वहां पे एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बढ़िया बात लगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऑयल आता रहेगा, मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं कि भारत का 80% जो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, इंपोर्ट होता है, वो केवल ऑयल पे होता है। और अगर ये 80% बच जाए, क्योंकि इंडिया में ही तेल निकल जाए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कहां पहुंच जाएगा आप नहीं जानते, और इकोनॉमी कहां चली जाएगी आप ये भी नहीं जानते। बस शायद अगर ऊपर वाले ने इस भारत भूमि का अब साथ दे दिया और ये ऑयल सही रहा, और सरकार प्लस कंपनियों ने अगर बड़े ढंग से पूरी लगन के साथ काम किया, तो ये इकोनॉमी के लिए इससे बड़ी न्यूज शायद इतिहास में ना कभी हुई है ना कभी हो पाएगी। ये इतनी बड़ी न्यूज भारत के लिए बन सकती है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, बट बहुत अच्छी न्यूज बन सकती है अगर ये इतना ऑयल इस कैपेसिटी का निकलना शुरू हो गया तो। ठीक है जी, चलिए। अब ये थी हमारे पास जो कॉर्पोरेट न्यूज जिनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी थी। अब मैं आपके साथ आता हूं अब एक जियोपॉलिटिकल न्यूज के ऊपर। जियोपॉलिटिकल न्यूज के अंदर आज हमारे पास न्यूज है पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान ने एक धमकी दी है इजराइल को कि अगर तुमने ईरान के ऊपर बम मारा, न्यूक्लियर बम, तो हम तुम्हारे ऊपर बम मार देंगे। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर ना कई बार मुझे तरस भी आता है, बहुत तरस आता है, मतलब आपको भी आना चाहिए ये बात सुनकर। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, बड़ी सीधी सी बात है, उसको ना कोई संसार में सीरियसली नहीं ले रहा। वो चाहता है कि यार मुझे कोई तो सीरियसली लो, मेरे पास न्यूक्लियर बम है। भारत से जब पंगा हो रहा था तो वो चिल्लाता रहा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा जी, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। हमने उसका सुना नहीं और उसको जाके उठा के पेल दिया, पकड़ के अच्छे से फुर्सत के पलों में उसकी धुनाई की। वो बेचारा बार बार चिल्लाता रहा मेरे पर न्यूक्लियर बम है, मुझे मत मारो, न्यूक्लियर बम है, हमने नहीं सुना। अब वो चाह रहा है कि यार पहले तो संसार ने सुना नहीं, अब तो सुनो। तो अब वो कह रहा है देखो, इजराइल ने अगर बम मारा ईरान पे तो हम इजराइल में मारेंगे। मतलब फिर वो बता रहा है लोगों को कि यार बम है हमारे पास, हमसे कोई तो डरो। बट दिक्कत ये है कि जैसे बम, मतलब नाम भी लेता है ना बम का, तो वहां से अमेरिका या यूरोप कहते हैं, याद है, लोन दिया हुआ है, आईएमएफ से दिलवाया हुआ है। ये बेचारा कुछ नहीं कर पाता, ना ही ये कर पाएगा, दिक्कत है। बट ये कहीं ना कहीं तरस तभी आता, मैंने कहा ना तरस खाने वाली कंट्री है। ये चाहता है कि यार कोई इसे धरती पर कोई तो सीरियसली ले, बट कोई लेता ही नहीं। तो फिलहाल यही दिक्कत है इन बेचारों की। तो फिलहाल होना दोना कुछ नहीं है, ये कोई बम नहीं मार सकते, बस ये बता सकते हैं कि याद रखना कि हमारे पास है बम, बस है, और कुछ नहीं चाहते ये। चलिए, तो मेरा बड़ी तरस खाने वाली कंट्री है, मतलब इनके ऊपर तरस के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता, क्या कर सकते हैं। चलो जी, तो ये थी हमारी जियोपॉलिटिकल न्यूज प्लस कॉर्पोरेट न्यूज। हम बस यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ये जो युद्ध चल रहे हैं, ये युद्ध थम जाएं, कम हो जाएं, ताकि भैया ये जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं ये वापस आ सकें। क्योंकि अगर ये ईरान इजराइल युद्ध इस तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से चल रहा है, अगर 15-20 दिन भी चलता रहा, और ईरान ने अगर मान लीजिए आने जाने के समुद्री रास्तों को क्लोज कर दिया, तो बहुत दिक्कत पूरे संसार को इकोनॉमिकली सफर करनी पड़ सकती है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो लेट अस प्रे कि ईश्वर सद्बुद्धि दे इन सबको, बट चांसेस कम है, ये भी है, क्योंकि इन्होंने जो डिसाइड किया हुआ इन दोनों कंट्रीज ने वो कुछ और ही है लग रहा है। लेट अस सी क्या होता है। आप लोग अपडेटेड रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।